रितिका एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके चैनल बिजनेस क्लासेस में। तो यहाँ पर आज की जो वीडियो है वो हमारे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का पार्ट 2 है। सीडीपी की क्लास स्टार्ट है, आप लोगों को पता है। पार्ट 1 जो मैंने बताया था कि मैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की जो ये वीडियो है ये 2 पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था, और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, अगर आप मेरे इसी वीडियो के साथ अभी जुड़े हैं तो उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसमें भी है जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही क्योंकि ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है सीडीपी का, तो बाकी का जो चैप्टर है उसकी भी जो वीडियो है उसकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वीडियो को देखना ना भूलें। बाकी यहाँ पे मैंने कुछ चीजों को लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अभी मैं इसको आपको बताऊंगी तो आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि समझनी जरूरी है इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, ताकि और लोगों को इस चैनल के साथ जोड़ने में आप लोग अपनी हमारी हेल्प कर सके। और इसके अलावा वीडियो को पसंद अगर आप लोगों को आ गई है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज अपने इसी वीडियो के पार्ट 2 की। तो वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी ये वीडियो है वो जैसा मैंने कहा कि चैप्टर नंबर 5 में आपको 3 लोगों के बारे में पढ़ना है, पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग। तो उसमें हमने कहा था कि हम एक एक करके तीनों के लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो सीटेट की जब क्लास चल रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। जैसे ये हमारा जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का पार्ट 2। जैसे मैंने कहा था कि उन्होंने जो अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की, जो 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं, हम उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चारों अवस्थाएं कौन कौन सी है? पहली जो अवस्था है उसे कहते हैं संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था का जो दूसरा नाम है वो है इंद्रिय जनित अवस्था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, संवेदी पेशी चाहे इंद्रियजित अगर कोई भी दिया है तो आप समझ जाइए कि दोनों सेम अवस्थाएं हैं, और इनका जो समय काल है वो है 0 से 2 वर्ष। दूसरी जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व वैचारिक अवस्था। ठीक है, दोनों नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इसका सेकंड नाम भी दे देता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व वैचारिक अवस्था, जिसका कि समय काल है 2 से 7 वर्ष, यानी 2 से 7 वर्ष के बच्चों को इस अवस्था में रखा गया है। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी मूर्त संक्रियात्मक वैचारिक अवस्था, या फिर चिंतन की तैयारी का काल, इस नाम से भी इस अवस्था को जाना जाता है। ठीक है, इसका जो है इसमें जो जिन आयु के बच्चों को रखा गया है वो है 7 से 11 वर्ष के बच्चे। ठीक है, 7 से 11 वर्ष के बच्चों को इस अवस्था में रखा गया है। बाकी जो 11 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं, यानी 11 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनको रखा गया है औपचारिक या फिर अमूर्त या फिर तार्किक अवस्था। तीनों अवस्थाएं सेम है, नाम अलग अलग है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। औपचारिक, अमूर्त या फिर तार्किक अवस्था, तो ये तीनों नाम है हमारा। 4 जो अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाओं को मैंने बता दिया। अब हम एक एक करके सारे अवस्थाओं पर डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। हर अवस्थाओं की कुछ अपनी पहचान है, हर अवस्थाओं में कुछ न कुछ खास है, तो सारे अवस्थाओं को चलिए एक एक करके देखते हैं। और मैं ये भी बताऊंगी कि इसमें से ज्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। तो पहला हमारा है संवेदी पेशी या इंद्रियजनित अवस्था। तो आप इसमें ही देखो, तो संवेदी या पेशी कहीं न कहीं मतलब ये जो अवस्था है वो कहीं न कहीं संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं से ही जुड़ा हुआ है। और शारीरिक जो क्रियाएं हैं वो हमारे जो अंग है कुछ, तो हमारे जो इंद्रियां हैं यानी हमारे इंद्रिय जनित जो अंग हैं कहीं न कहीं उससे जुड़ा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंद्रिय जनित। तो आंख नाक ये सब क्या हमारी इंद्रियां हैं, आंख नाक कान ये सब, तो कहीं न कहीं इसमें इंद्रियों का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, बहुत बड़ा भाग रहता है इस अवस्था में। तो इस अवस्था में क्या क्या देखने को मिलता है? जो बच्चा होता है यानी जो शिशु होता है वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियां जो है हमारी इंद्रियां, ठीक है,
ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जैसे हम अगर बच्चे को कुछ बता रहे हैं या फिर कुछ बॉल दिखा के बता रहे हैं ये बॉल है, तो वो उस चीज को या फिर छू के जानेगा या फिर देख कर समझेगा। ठीक है, इसी तरह वो समझ सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो शिशु है वो अपनी संवेदनाओं या फिर अपनी शारीरिक क्रियाओं से सीखता है। और शारीरिक क्रियाओं में क्या यूज होती है, उसकी ज्ञानेंद्रियां यूज होती है। इसीलिए कहा गया है कि शिशु क्या है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, अब वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर या स्पर्श करके ज्ञान ग्रहण करता है। वही बात ज्ञानेंद्रियों में क्या आता है, आंख, नाक, कान, ये सब क्या आते हैं। ठीक है, हमारे जो अंग है या तो बच्चा की जैसे हम बॉल दिखा दिए उसे, तो या गुब्बारा दिखा दिए, तो गुब्बारे क्या है, वो पहले गुब्बारा देखता है तो जान जाता है गुब्बारा है। फिर उस चीज को छूता होगा, छू के बताता है कि हाँ ये गुब्बारा है या बॉल है। ठीक है, कुछ भी चीज है वो, तो या तो वो देखता है या फिर उसे हम बता देते हैं बेटा ये क्या है। अगर जैसे कोई, अगर हम पक्षी की बात करें, डॉगी की बात करें, जैसे बता देते हैं वो कुत्ता है, तो वो उसे बताते हैं कि बेटा वो क्या है, वो कुत्ता है। तो वो छोटा सा बालक क्या करता है, सुनकर भी उस चीज को जान जाता है कि वो क्या है, कुत्ता है। तो वह वस्तुओं को या तो देखकर या तो सुनकर या फिर स्पर्श करके ही ज्ञान ग्रहण करता है। किस अवस्था में, संवेदी पेशी अवस्था में। अब शिशु क्या है, हाथ पैर चलाना, वो बोलना सीखता है जब 2 वर्ष का है, क्योंकि 0 से 2 वर्ष इसमें आते हैं। तो जब 1 साल का बच्चा होता है तो धीरे धीरे वो कुछ न कुछ बोलना सीखता है। तो कहीं न कहीं वो बोलना भी सीखता है और चलने की कोशिश करता है। चाहे वो अपने हाथ के सहारे चलने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे वो खड़ा होकर चलने की भी कोशिश करता है, अपने हाथ पैरों को हिलाता है। तो हाथ पैर चलाना या फिर बोलना, ये क्या होता है, ये जो चीजें सीखता है बच्चा किस अवस्था में, संवेदी पेशी अवस्था में। फिर यह अवस्था अनुकरण, स्मृति, निरूपण से संबंधित है। ये जो अवस्था है कहीं न कहीं अनुकरण करता है। हम अगर बच्चे के सामने अगर हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको खुश करने वाली, तो उसको देख के वो हंसता है, फिर वो खुद भी उस तरह करने की कोशिश करता है। हम धीरे धीरे अगर जल्दी चलने की कोशिश करें तो वो भी जल्दी चलने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर हमारा उससे ज्यादा लगाव है तो हम जिस तरह से हरकतें करेंगे वो भी उसी तरह से हरकतें करेगा। ठीक है, तो अनुकरण करता है वो सामने वाले का। तो स्मृति भी करता है, नहीं बेटा वो डॉग है तो याद हो गया, वो बॉल है बेटा तो वो बॉल याद हो गया। तो क्या करता है, यानी ये सब जो कंडीशन है, तो इस अवस्था जो अवस्था है वो अनुकरण, स्मृति और निरूपण से संबंधित है। आप इस चीज को रटिएगा बिल्कुल नहीं। आप खुद एक छोटे बच्चे को देखिए, अगर आपके आसपास है तो आप खुद अच्छे से इसको समझ जाएंगे। या फिर आप कभी छोटे बच्चे को देखे होंगे तो उनकी एक्टिविटी आप देखिएगा, आपको जीव पियाजे के जो विकास के सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास के, आपको आराम से क्लियर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी है। आप बस एक छोटे बच्चे को इमेजिन करिए, इमेजिन करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 0 से 2 वर्ष का बच्चा क्या क्या कर सकता है। तो ठीक है, तो ये सारी जो चीजें थी वो संवेदी पेशी यानी इंद्रिय जनित अवस्था के अंतर्गत आती हैं। उम्मीद करती हूँ कि इसमें आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं हम पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व वैचारिक अवस्था की। ये अवस्था थोड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये अवस्था थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है वो भी बताएंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि इसमें होता क्या है। आप खुद बताओ कि 2 से 7 वर्ष का बच्चा क्या करने लगता है। 2 से 7 वर्ष का बच्चा थोड़ा बहुत तो समझने लगता है, चीजों को जानने लगता है, बोलना भी सीख जाता है। ठीक है, वो गिनती करना सीख जाता है, उसे पता होता है कि ये लाल रंग है, ये हरा रंग है, ये नीला रंग है, यानी रंगों की पहचान भी सीख जाता है। काफी सारी चीजें उसके अंतर्गत चेंज होती रहती है इस अवस्था के तुलना में। क्या क्या होती है, शिशु जो है वो दूसरों के संपर्क से, खिलौनों से, अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। दूसरों के साथ संपर्क में आया, लोगों ने जो सिखाया वो उसे सीख लिया। बेटे ऐसे नहीं करना चाहिए, बेटे चोरी नहीं करना चाहिए, मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। तो दूसरों के संपर्क से आकर भी वो कुछ चीज सीखता है। या फिर खिलौनों के माध्यम से भी वो क्या करता है, ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है, खिलौनों के माध्यम से भी वो ज्ञान ग्रहण करता है कुछ न कुछ। अनुकरण करके भी लोगों के साथ जिस तरह से वो चलते हैं, जैसे अगर हम बात करें सुबह उठ के हम लोगों के अपने बड़ों के पैर छुए, बड़ों को प्रणाम करें, तो ये अनुकरण करना है। अगर हमारे साथ का कोई है, अगर वो ऐसा कर रहा है, अगर हमारा बड़ा भाई है, छोटा भाई जो भी, अगर उस बच्चे के साथ जो भी घर में रह रहा है, अगर वो अपने बड़ों के साथ, अगर माता पिता को देख ले, अगर वो अपने पेरेंट्स के जो है उनके साथ
साथ विनम्र बिहेव करते हैं, अच्छा आचरण रखते हैं, तो उनका बच्चा भी उनको देख के क्या करता है, उसी तरह की एक्टिविटी करेगा। तो कहीं ना कहीं वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो यही कहा गया है कि इसमें बच्चा क्या करता है, दूसरों के संपर्क से सीखता है, या फिर खिलौनों के माध्यम से कुछ नई चीजें सीखता है, या फिर अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है, इस अवस्था में आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। इसमें बच्चा अगर किसी चीज को देख लिया तो वो उस चीज को समझ गया कि हाँ इस तरह का है, यानी वस्तुओं को वो स्थायी रूप से समझ जाता है। कि जैसे इस अवस्था में ये चीज नहीं थी, इस अवस्था में अगर कोई चीज गोल है, हमने कहा ये गोल है, ये बॉल है, ये भी बॉल है, उसी तरह कुछ हमने उस सामान को कोई और दिखाया तो वो उससे भी बॉल ही बोलेगा कि हाँ ये भी बॉल है। वो अलग अलग चीजें होंगी लेकिन उसे केवल ये दिखा कि हाँ ये गोला है तो ये भी बॉल है, ये भी बॉल है। लेकिन इसमें क्या है, बच्चों में इस वस्तु के स्थायित्व का गुण आता है, यानी वो समझ जाता है कि ये चीज ये है। यानी किसी वस्तु को वो देखता है तो उसे अगर उसे बता दिया गया कि बेटा ये यही चीज है, तो बच्चा क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि हाँ ये चीज यही है। अगर हमने कह दिया कि ये सूर्य है तो वो बोलेगा हाँ ये सूर्य है। अगर ये गाय है तो ये गाय है, ये डॉगी है ये तो डॉगी है, अगर ये बॉल है तो ये बॉल है, ये अगर बोर्ड है तो ये बोर्ड है। यानी चीजों को अगर हम उसे बता देते हैं कि अगर ये चीज ये है तो वो उसको समझ जाता है कि हाँ ये चीज ये है। यानी वस्तु के स्थायित्व का गुण उसमें आ जाता है और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको नोट कर लेंगे आप लोग, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है सीटेट के कि किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है, आपको बताना होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। अब बात करते हैं, आप इस अवस्था में देखो जो बच्चे होते हैं वो गिनती करना भी जान जाते हैं, वो रंगों की पहचान करना भी जान जाते हैं, वो गिनना भी जान जाते हैं कि 1 2 3 4 या 1 2 3 4। ठीक है, तो ये सब अक्षर भी वो लिखना सीख जाते हैं, क ख ग या A B C D जो भी। तो अक्षर लिखना, गिनती करना, गिनना, रंगों की पहचान करना आदि जो गुण है वो कहीं न कहीं वो सीख लेते हैं। इस अवस्था जो भी बच्चे आते हैं उन बच्चों की बात हो रही है। इसके अलावा वह नई सूचनाओं व अनुभवों का संग्रह करते हैं। अगर उन्हें हमको सिखाते हैं तो वो चीज को स्टोर करते रहते हैं। हाँ आपने ऐसा सिखाया था, आपने ऐसा सिखाया था, ठीक है, तो उस चीज को क्या करते हैं, जो भी वो एक्टिविटी करते हैं उसको वो सीख जाते हैं, तो उसको संग्रह भी करते हैं। तो सूचनाओं संग्रह में उसको इकट्ठा करते हैं। अगर हम कोई नई चीज उसे सिखा रहे हैं तो उस चीज को याद कर लेता है, संग्रह कर लेता है। तो नई सूचनाओं का अनुभव का संग्रह करता है और भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो भाषा का विकास क्योंकि अब उसमें थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो काफी अच्छे से चीज बोलने लगता है, भाषा उसमें क्या होती है, डेवलप हो जाती है। तो भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है इस अवस्था में। ठीक है, तो इस अवस्था के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। आप इसका नोट्स साथ में जरूर बनाते चलिएगा क्योंकि मेरा मानना है कि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है जब आपके एग्जाम पास में आ जाते हैं। और बहुत इजी मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत इजी वे में बता सकूँ आप लोगों को, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। थर्ड आते हैं मूर्त संक्रियात्मक वैचारिक अवस्था या फिर चिंतन की तैयारी का काल। तो इसके नाम में भी है चिंतन। तो समझ में आ गया कि इसमें बच्चा क्या होगा, कहीं ना कहीं चिंतन से रिलेटेड ये टॉपिक हमारा, ये अवस्था हमारी होगी। इसके अलावा मूर्त का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो हमको दिखाई दे, हमारे समक्ष वो चीज मौजूद हो। तो इसके शब्द से बस आप समझ जाइएगा कि ये अवस्था क्या हमको कहता है। कभी कंफ्यूज मत होइएगा मूर्त और अमूर्त में। मूर्त का मतलब यही होता है अगर कोई चीज हमारे साथ सामने हमारे रखी है, अगर हम जैसे अगर मैं आपकी बात करूँ कि इस मार्कर की बात करूँ, अगर ये मार्कर हमारे समक्ष है तो ये मूर्त है। अगर ये हमारे पास नहीं है, हम कहें हमारे पास एक रेड मार्कर था तो रेड मार्कर यहाँ पे अमूर्त की तरह है क्योंकि हमारे सामने वो नहीं है। तो प्रत्यक्ष जो होती है चीजें उसको हम कहते हैं मूर्त। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है। बच्चा जो है वो सोचने समझने लगता है, चिंतन करने लगता है। अगर किसी चीज को वो देख लिया तो उस चीज के बारे में वो सोचने लगता है, ये कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा इसका। ठीक है, यानी चिंतन करना, वो सोचना शुरू कर देता है। चिंतन जो होती है, अब बात यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो चिंतन होती है यानी जिस चीज के बारे में वो सोच रहा है वो चीज क्या होगी, केवल मूर्त या प्रत्यक्ष
यानी चिंतन केवल मूर्त या प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। मीन्स वो केवल उन्हीं चीजों के बारे में सोच सकेगा, उन्हीं चीजों के बारे में चिंतन कर सकेगा जिस चीज को वो सामने अपने देख पा रहा होगा। अगर उसे वो चीज नहीं पता कि वो चीज क्या है, कैसी है, किस तरह दिखती है, तब उसके बारे में वो कुछ भी नहीं सोच सकता। इसलिए चिंतन केवल कैसी है, मूर्त वस्तु होता है, यानी जो चीजें उसको दिखाई देती हैं केवल वही तक सीमित है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो इस अवस्था में बालक क्या क्या कर सकता है? बालक अंतर करना भी सीख जाता है। हाँ, ये छोटा है, ये बड़ा है, नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, वो वैसे है। या फिर अंतर कर सकता है कि कौन चीज एक दूसरे से क्या है, कैसी है, ये रेड कलर की है, ब्राउन कलर की है, ठीक है। तो अंतर करना सीख जाता है, तुलना करना सीख जाता है। हाँ, ये छोटा है, बड़ा है, ठीक है, तो ये रेड है, या फिर जैसे तुलना कर दी, हाँ ये इस चीज से छोटा है, हाँ ये चीज इस चीज से बड़ा है, तो तुलना करना जाता है। इसके अलावा वो दिन बता सकता है, ठीक है, वो तारीख बता सकता है, आदि जो बताने की योग्यता होती है वो इस अवस्था में बच्चों के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चा है वो केवल सामने रखी वस्तुओं को देखकर ही कुछ कर सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना मूर्ख है, वो केवल सामने रखी वस्तुओं तक ही सीमित रहती है। तो जैसे वो सामने अगर कोई वस्तु रखी है तो उसको देखकर ही वो कुछ कर सकता है, या तो उसके जैसे हमारे पास बॉल है तो वो उस बॉल को देखकर उसके बारे में बता सकता है, या उसके बारे में कुछ कर सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो केवल सामने रखी वस्तुओं को देखकर ही कुछ कर सकता है, कुछ सोच सकता है, ठीक है, उसके बारे में चिंतन कर सकता है। इसके अलावा ये पॉइंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये पॉइंट कभी कभी घुमा के पूछता है। अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार आदि संप्रत्यय का गुण आ जाता है। इस अवस्था में इन सब गुणों में बच्चे मतलब ये जो गुण है ये बच्चे में आ जाते हैं। कौन कौन से गुण? अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार आदि संप्रत्यय का गुण, यानी वो मुद्राओं के बारे में जान सकता है, ये कैसी मुद्रा है, कितने कौन सी मुद्रा है, ठीक है, कौन कितने रुपए है, ये सब चीजें वो जान जाता है, भार बता सकता है। अब बात करते हैं अपलटावी और जीववाद। जीववाद क्या होती है? अगर आप बात बताओ, आपने बच्चों को कभी देखा होगा 2 से 7 वर्ष वाले, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वाले जो बच्चे हैं, आप अगर ये देखो बच्चे अगर जमीन पे गिर जाते हैं, ठीक है, जमीन पे गिर जाते हैं, रोने लगते हैं, तो मम्मी पापा क्या करते हैं? उस जमीन को मारते हैं, बेटा देखो हमने मार दिया, तो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, अरे बाप रे मम्मी ने उसको मार दिया, हमको तो इस पे चोट लगाई थी, मम्मी ने इसको मार दिया, हम बड़े खुश हो गए। बच्चा चुप हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता कि वो वस्तु निर्जीव है, उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं कि वो सजीव है कि निर्जीव है, बस उसे ये चीज की खुशी है कि उसने मुझे एक चोट लगाई तो मम्मी ने उसे मार दिया, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जब जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बच्चे जो है वो जीववाद जो गुण है उसको वो समझ जाते हैं, यानी जीववाद का गुण आ जाता है। तो जीववाद होता क्या है आप समझिए, वह जीववाद का मतलब यह होता है जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच अंतर जो है वो अगर करना सीख जाता है, यानी जीववाद का गुण यही है। जीववाद का मतलब यही है कि बच्चा जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच अंतर करना सीख जाए। तो अगर बच्चा जो है सजीव और निर्जीव के अंतर्गत अंतर नहीं कर पाता है, वो जीववाद होता है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीववाद का गुण नहीं पाया जाता, जबकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उसमें ये गुण आ जाता है। अब बात करें अपलटावी। अपलटावी का मतलब क्या होता है? अभी तो आपने ये जान लिया जीववाद क्या होता है, सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाना, ये जीववाद कहलाता है। और जब वो सजीव और निर्जीव में अंतर कर लेता है, यानी ये जब उस पे गुण आ जाता है, तो वो अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। अपलटावी का मतलब है, इसके नाम में देखिए पलट है ना, पलट, तो इसका मतलब क्या? रटना, उलटना, पलटना। तो चीजों को जब वो उलटना पलटना सीख जाता है, चाहे गिनती हो, गुणा भाग हो, जैसे हम कहते हैं 2 गुणे 4 जो है वो भी 8 होगा, ठीक है, और 4 गुणे 2 जो है वो भी 8 होगा। तो उलटना पलटना जो है उसका अगर गुण नहीं है तो वो अपलटावी कहलाता है, और अपलटावी का गुण आ जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यानी बच्चा जो है वो उलटना पलटना, चीजों को उलटना पलटना क्या सीख जाता है। तो अपलटावी और जीववाद, मुद्रा, भार आदि का गुण भी इस अवस्था में देखने को मिल जाता है। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, अपलटावी और जीववाद से रिलेटेड इन्हीं दोनों से ज्यादा पूछता है।
ये दोनों बहुत इजी है, इनसे नहीं पूछता। इन दोनों से क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। ये पूछ चुका है कि जीववाद का जो है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में जीववाद का गुण है कि नहीं, तो इसमें क्या है, ये दोनों गुण नहीं विद्यमान है, जबकि मूर्त में क्या है, ये दोनों गुण विद्यमान है। अब बात करते हैं लास्ट हमारा औपचारिक या अमूर्त या तार्किक अवस्था। तो अमूर्त का मतलब ऐसी चीजें जो हमको दिखाई हमारे समक्ष न हो, लेकिन फिर भी क्या है, कहीं तार्किक भी है, यानी उसके बारे में हम चिंतन करने लगते हैं। तो जब किशोर, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे किशोरावस्था की तरफ अग्रसर होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि इसमें जो है वो किशोर जो है वो मूर्त के साथ, क्योंकि मूर्त तो उसको दिखता ही है, उसके बारे में तो वो सोच ही सकता है, लेकिन वो अमूर्त चिंतन करने के योग्य हो जाता है, यानी ऐसी चीजों के बारे में वो सोच लेता है जो उसके समक्ष नहीं है, यानी उसकी जो थिंकिंग होती है वो क्या हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। अर्थात इसमें क्या है, बच्चा जो है वो बहुत आगे की सोचने लगता है और बहुत डीपली सोचने लगता है, यानी उसकी जो मानसिक क्षमता है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। वो ऐसी चीजों के बारे में भी सोच सकता है जो उसके समक्ष नहीं है। किशोरावस्था में आपको ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको औपचारिक या अमूर्त या तार्किक अवस्था कहते हैं, जिसमें कि मूर्त के साथ साथ जो किशोर होता है वो अमूर्त चिंतन करने के भी योग्य हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस अवस्था में और क्या क्या है, तो चिंतन, ठीक है, चिंतन करना, कल्पना करना। नहीं, बच्चा जो है जब वो चीजों को नहीं देखता है तो वो कहीं ना कहीं कल्पना करता है, हाँ ये चीज ऐसी होगी, अगर इस चीज के साथ ऐसा कर दिया जाए तो क्या होगा। जैसे अगर हम अंतरिक्ष की बात कर ले, बच्चा जब यहाँ पृथ्वी में बैठे बैठे मंगल के बारे में सोच रहा है कि मंगल पे इस तरह से क्या, इस तरह से होगा तो हो सकता है वहां पे जीवन सही में शुरू हो जाए, या फिर इस चीज को हम इस तरह से करें कि इस तरह हो जाए, ठीक है, काफी चीजें, यानी ऐसी चीजें जिसके बारे में वो, जिसको वो देखा नहीं है लेकिन उस चीज के बारे में वो सोचने लगता है। तो चिंतन, कल्पना, इस तरह निरीक्षण, समस्या समाधान करना आदि जो मानसिक योग्यताओं का विकास है इस अवस्था में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये इसमें बस यही था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हर अवस्था के वो मैंने यहाँ रखे हैं। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यही इतना था। इसमें जो 4 अवस्थाएं मैंने बताई, और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों इम्पोर्टेंट है, तो दोनों आप देखिएगा। वीडियो को पूरा देखा है तो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर कर दें दोस्तों के साथ, ताकि और लोग भी इसके साथ जुड़ सके, इस चैनल के साथ जुड़ सके। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में अच्छे होंगे, तो अपनी तैयारी बनाए रखिए। डेली की एक वीडियो आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। संडे को क्लास नहीं चलती, संडे को कोई क्लास नहीं होती है, बाकी डे में पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए एक क्लास लेके आती रहूँ। काफी टाइम है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैं कोशिश करूंगी कि आपके हर एक पॉइंट को, हर एक डाउट को क्लियर करूँ। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही था। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया है तो। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।